नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, आदाब। मैं सुधीर अस्थाना आपको अपने चैनल ज्ञान गंगा में सादर आमंत्रित करता हूँ। आज मैं आपको ब्रह्मांड के विषय में बताने का प्रयास करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि ब्रह्मांड की जटिलता को आप आसानी से समझ सकें। ब्रह्मांड के बारे में करोड़ों लोग नहीं जानते हैं। हमारे हिंदुस्तान में भी करोड़ों लोग ब्रह्मांड क्या है नहीं समझते हैं। बस वो केवल सूर्य, चांद और कुछ तारे हैं ये जानते हैं, लेकिन उनका स्वरूप क्या है, उनका प्रकृति क्या है, उनकी बनावट क्या है, वे कैसे कार्य करते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। यहाँ तक कि आज भी जो सभ्यता इतनी आगे विकसित हो गई है, विज्ञान का युग आ गया है, फिर भी हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य की ओर देखकर जल को चढ़ाते हैं। इसी तरह चांद के बारे में भी मिथ है, वे चांद को भी नहीं जानते हैं। चांद को भी समझते हैं कि एक ग्रह है, वो नहीं जानते हैं कि चांद एक उपग्रह है और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। प्राचीन काल में 16वीं शताब्दी में लोग नहीं जानते थे और वैज्ञानिक बताने का प्रयास करते थे, तो वैज्ञानिकों को चर्च की ओर से तरह तरह की दंड दिया जाता था। लेकिन आज बहुत विकसित टेलीस्कोप आ गए हैं, हबल टेलीस्कोप आ गया है और तरह तरह के वैज्ञानिक उपकरण हो गए हैं जिससे कि हम ब्रह्मांड का अध्ययन कर सकते हैं। और बड़े बड़े वैज्ञानिक, आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड के बारे में बहुत ही बढ़िया व्याख्या किया है। ब्रह्मांड को समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और यह क्या है। हमारे आसपास जो खाली जगह है, अंतरिक्ष कहते हैं उसको, अंतरिक्ष के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत तक है। इसमें करोड़ों अरबों खरबों तारे बिखरे हुए हैं। सूर्य भी हमारा एक तारा है और यह एक मध्यम आकार का तारा है। इसके चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं, जैसे कि पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये सब ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ब्रह्मांड को समझने के लिए, अंतरिक्ष को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि बड़ी दूरी को हम कैसे नापते हैं। तो सबसे पहले बड़ी दूरी को हम प्रकाश वर्ष में नापते हैं और हम जानते हैं कि प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। तो इस तरह से 1 वर्ष में प्रकाश अरबों किलोमीटर दूरी तय करता है और इस गति से भी अगर हम सूर्य की ओर चले तो हमें सूर्य तक पहुंचने में 8 मिनट लगेगा। और सूर्य के बाद जो सबसे नजदीकी तारा है, जिसे हम प्रोक्सिमा सेंटरी कहते हैं, इस पर जाने के लिए 4.5 वर्ष लगेंगे। और रॉकेट से अगर हम चले प्रोक्सिमा सेंटरी तक पहुंचने में हमें 73,000 वर्ष लग जाएंगे। ब्रह्मांड जिसमें अरबों खरबों तारे हैं और तारों के समूह को हम आकाश गंगा, मिल्की वे कहते हैं। इनकी संख्या आकाश में, आकाश गंगाओं की संख्या अर्थात मिल्की वे की संख्या भी अरबों है। तो हमारा ब्रह्मांड जो है, वैज्ञानिकों ने गणितीय विधि द्वारा, टेलीस्कोप की मदद से, गणना के द्वारा यह अनुमान लगाया है कि इस ब्रह्मांड का विस्तार 93 बिलियन प्रकाश वर्ष है। और कुछ वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि इस अंतरिक्ष में एक ही ब्रह्मांड नहीं है, यूनिवर्स नहीं है, मेटावर्स है, मल्टीवर्स है। तो हमारा ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है। इसी से आप कल्पना कीजिए कि पृथ्वी पर जितने बालू के कण हैं उससे अधिक तारे हैं और तारों के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है। हमारे यहाँ हाल यह है भारत में कि विशेषकर बिहार में कि सूर्य की पूजा होती है। औरतें नदी तालाब में उतरती हैं, घंटों उसमें खड़ा रहती हैं, अर्घ देती है, मतलब कि फल फूल इस सब से पूजा करती हैं। पहले दिन डूबते हुए सूर्य की पूजा करती हैं, अगले दिन उगते हुए सूर्य की पूजा करती हैं। हिंदू धर्म में चांद की पूजा औरतें जो करवा चौथ व्रत करती हैं, उसमें जब चांद दिख जाता है तब वो जल ग्रहण करती हैं। और इस्लाम में भी चांद को देख के लोग रोजा रखते हैं, रोजा खोलते हैं। इस तरह से भ्रांतियां हैं, इस तरह की नजरिया इसलिए है कि प्राचीन काल में जब
ये सब बनाया गया, उस समय विज्ञान की बहुत कम जानकारी थी लोगों की। विज्ञान के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। ब्रह्मांड में तारे हैं, ग्रह हैं, नेबुला है, मीटियोराइट्स हैं, इस तरह से बहुत सी रचनाएं हैं। वैज्ञानिकों ने बताया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिग बैंग से हुई, अर्थात 13 बिलियन वर्ष पहले एक विशाल विस्फोट हुआ था, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। इस बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का बनना शुरू हुआ। ब्रह्मांड बनने के बाद लगातार फैल रहा है और फैलते जा रहा है, और इसमें फैलने की दर जो है बहुत अधिक है। वैज्ञानिकों ने परिकल्पना की है कि इस ब्रह्मांड को फैलने का कारण जो है वह डार्क एनर्जी है। डार्क एनर्जी ही उत्तरदायी है इस ब्रह्मांड के विस्तृत होने का। तो सबसे पहले हम जाने कि ब्रह्मांड में क्या क्या है। तो ब्रह्मांड में तारे, ग्रह, नक्षत्र, मिल्की वे, इनके अतिरिक्त डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर है, ऑर्डिनरी मैटर है। वैज्ञानिकों ने गणना करके बताया है कि डार्क एनर्जी का प्रतिशत 68.3% है। इसके बाद डार्क मैटर, इसका प्रतिशत 26.8% है। और ऑर्डिनरी मैटर, जिसमें तारे, ग्रह, नक्षत्र, मेटियोराइट्स, नेबुला ये सब आते हैं, वो मात्र 4.9% है। ब्रह्मांड का कोई किनारा नहीं, एज नहीं है, यह अनंत है और हर तरफ बिखरा हुआ है। और कुछ वैज्ञानिकों ने परिकल्पना की है कि ब्रह्मांड जो है एक चादर की तरह फ्लैट है, वो हर दिशा में है। गैलेक्सीज मतलब आकाशगंगाएं जो करोड़ों की संख्या में है, और गैलेक्सीज में अरबों तारे हैं, और इन गैलेक्सियों में तारों का वितरण यूनिफॉर्म है, मतलब एक समान है, हर दिशा में वो गैलेक्सीज में फैले हुए। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में तारों का, ग्रहों का और मेटियोराइट्स का सबका निर्माण हुआ। और जैसे जैसे ब्रह्मांड में विस्फोट के बाद यह ठंडा होता गया, तैसे तैसे ये बनते गए। पहले ऊर्जा जो है सब एटॉमिक रचना, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब बने। उसके बाद इनसे एटम्स की रचना हुई, हल्के एटम्स बने, फिर वे फ्यूजन के द्वारा अपने से बड़े एटम का निर्माण किए, और यहाँ तक कि भारी एटम्स जैसे गोल्ड, प्लेटिनम जैसे एटम्स भी बने। कुछ जो गैसीय रूप में रह गए, और जो हमेशा जिनमें फ्यूजन होता रहा और होता आ रहा है, जैसे सूर्य है, तारे हैं, इनमें हमेशा फ्यूजन रिएक्शन होता है। फ्यूजन रिएक्शन में हाइड्रोजन के 2 एटम मिलके हीलियम के एटम बनाते हैं, इसमें विशाल ऊर्जा निकलती है, एटम बम से भी विशाल। एटम बम में न्यूक्लियर विस्फोट होता है, मतलब परमाणु विखंडन होती है, एक चेन रिएक्शन होता है और परमाणु जो है टूटते हैं, और इसमें विशाल ऊर्जा निकलती है। वैसे ही 2 परमाणु जब जुड़ते हैं, फ्यूजन होता है, इसमें भी अपार ऊर्जा निकलती है, एटम बम से भी अधिक बड़ी ऊर्जा निकलती है। और यह सूर्य में हो रहा है। पृथ्वी के बने हुए 4.5 अरब वर्ष हो गए, उससे भी अधिक समय ब्रह्मांड जब बना, मतलब 13 बिलियन वर्ष पहले, उस समय से सूर्य में यह प्रक्रिया चल रही है, और अभी कितने अरब खरब वर्ष तक चलती रहेगी। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे सूर्य में कितना हाइड्रोजन है और कितना हाइड्रोजन हीलियम में बदल चुका। और सूर्य के चारों ओर जो ग्रह बने हुए हैं, वो इसलिए बने हुए कि सूर्य के चारों ओर गैसों और एटम्स का धूल असंख्य मात्रा में बिखरे हुए थे, और वो संघनित होकर ग्रह का निर्माण किए। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों में से पृथ्वी भी एक ग्रह है, और इसमें यह एक ऐसी रेयर स्थिति उत्पन्न हुई, ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन बना गैसों का, जिससे वायु का निर्माण हुआ। ऐसा रेयर रचना बनी जिससे कि इसमें ठोस पदार्थ बने, द्रव बने, गैस बने, और जीवन की उत्पत्ति होने लायक इसमें संभावनाएं बनी। और करोड़ों अरबों खरबों वर्ष बाद इस पर धीरे धीरे जीवन की उत्पत्ति हुई, और सबसे अंत में मानव विकसित हुआ पृथ्वी पर। कहने का मतलब यह है कि पहले गैसीय पदार्थ थे, और बाद में
कुछ गैस आपस में मिलके वो अणु बनाए, जैसे जल अणु है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जब मिला तो जल बना, वैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन मिलके एक यौगिक गैस बना कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे सौर मंडल में कुछ ग्रह ऐसे हैं जिस पर कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ ग्रह ऐसे हैं जिस पर नाइट्रोजन गैस है। करोड़ों अरबों ग्रहों का अध्ययन करने पर वैज्ञानिकों ने देखा कि पृथ्वी जैसी वातावरण अभी तक किसी में भी प्राप्त नहीं हुई है। जिस तरह ब्रह्मांड के विस्तार के दर को जानने के लिए डार्क एनर्जी की परिकल्पना की गई है, उसी तरह डार्क मैटर के बारे में भी स्ट्रॉन्ग और इनडायरेक्ट एविडेंस है कि डार्क मैटर होते हैं, लेकिन इसे हम आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसे पता नहीं लगा सकते। इसके जानने के लिए अभी उतना विकसित कोई यंत्र नहीं बना है, लेकिन यह एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट है कि डार्क मैटर होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक है, उसके बाद डार्क मैटर है और सबसे कम 4.9% वो ऑर्डिनरी मैटर है। और इसी ऑर्डिनरी मैटर में ही सारे जो आकाशीय पिंड है, जैसे मीटियोराइट्स है, ग्रह है, तारे हैं, सब 4.9% में ही आते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि पृथ्वी पर कोई चमकता हुआ आकाशीय पिंड गिरता है जिसे हम उल्का कहते हैं। यह उल्का ऐसे चट्टान है जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष में बिखरे हुए हैं और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है। इसके अतिरिक्त वो सूर्य के चारों ओर 365 दिन में एक चक्कर लगा लेती है। इसी बीच रास्ते में अगर कोई मीटियोराइट इसके गुरुत्वाकर्षण में आ जाता है, वो पृथ्वी पर गिर जाता है और पृथ्वी पर गिरते समय जब वो वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायु के घर्षण से उसमें ताप उत्पन्न होती है। बहुत से आकाशीय पिंड मीटियोराइट जो है ऊपर ही अंतरिक्ष में ही जलकर समाप्त हो जाते हैं। कुछ जो बहुत बड़े होते हैं वो पृथ्वी पर गिरते हैं, इन्हीं को उल्का पिंड भी कहा जाता है। नेबुला भी आयोनाइज्ड हाइड्रोजन जैसे गैसों का समूह है जो आकाश में चमकते हुए दिखाई देते हैं। हमारे ब्रह्मांड में जो तारे हैं ये नए नए बनते रहते हैं और कुछ तारे समाप्त हो जाते हैं। पहले तारे सिकुड़ते हैं और सिकुड़ते सिकुड़ते बहुत छोटे हो जाते हैं। इसमें गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक हो जाता है कि वो ब्लैक होल का रूप ले लेते हैं और वो प्रकाश को भी अपनी ओर खींच लेते हैं। तो हमारे ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स हैं जिसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतना विशाल है कि वो लाइट को भी अपने से बाहर नहीं निकलने देते हैं। तारे खरबों वर्ष बाद समाप्त हो जाते हैं। कुछ तारे बहुत विशाल होते हैं, उनको जेंट स्टार कहा जाता है। कुछ तारे इतने छोटे होते हैं कि उनको ड्वार्फ स्टार कहा जाता है। हमारा सूर्य जो है वो मध्यम आकार का तारा है। ब्रह्मांड अति विशाल है जिसकी कल्पना मनुष्य कर नहीं सकता है। अगर मैंने जैसा कि पहले बताया कि वो रॉकेट से भी चले तो सबसे नजदीक तारे तक जाने में 73,000 वर्ष लग जाएगा। तो इससे समझिए कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है। अभी भी अधिकांश देशों में लोग जो है ब्रह्मांड के बारे में नगण्य जानते हैं। 1% या इससे भी कम लोग हैं जो कि ब्रह्मांड की विशालता का अनुमान कर सकते हैं। इसकी रचना, इसकी उत्पत्ति, इसका कार्य, ये सब सोचने की जहमत कोई नहीं उठाता है। विशेषकर एशिया में अज्ञानी लोगों की संख्या बहुत अधिक है। करोड़ों में कुछ 100 लोग ही होंगे जो इन सब बातों पर ध्यान देते हैं। आशा है कि आप ब्रह्मांड की रचना के बारे में समझ गए होंगे और अगर आपको यह अच्छा लगा होगा तो कमेंट करेंगे और हमें सुझाव देंगे। इसमें जो कमी रही होगी उसको बताएंगे। मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। जय हिंद।